तो भारत ने नक्सलवाद का जो दंश है वो दशकों से झेला है। हमारे न जाने कितने जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शहीद हो गए, न जाने कितने ग्रामीण नक्सलियों की दहशत का शिकार हो गए, विकास से कोसों दूर रहे। और आज वो दिन आया है जब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो उसके हथियारबंद काडर हो, चाहे वो उसके वैचारिक लीडरशिप हो, वो बिखरी हुई नजर आ रही है, टूटी हुई नजर आ रही है, समर्पण कर रहे हैं। और इसका बड़ा और सीधा संदेश तमाम नक्सलियों के बीच जाएगा। और एक कामयाबी के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलवाद को समूल मिटाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इस मसले पर, हर एक पहलू पर। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करा दें। हमारे साथ एमपी नैथनियल सर होंगे, पूर्व आईजी सीआरपीएफ। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा होंगे, पूर्व एडिशनल डीजी बीएसएफ। इसके अलावा बाबूलाल शर्मा हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा पर जाने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं और अपने संवाददाताओं से भी हम बातचीत करेंगे। वो इसलिए कि लगातार जब जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है, तमाम मुश्किलात को पार कर हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर, उन जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग की है, वहां के वास्तविक हालात को देखा है, जो बदलाव आया उसको देखा है। लेकिन उससे पहले कुछ एक आंकड़े हैं, कुछ एक बातें हैं, कुछ एक जानकारियां हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं। देवजी के सरेंडर को नक्सल संगठन पर सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है। जैसा कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा बता रहे थे कि बसव राजू के बाद सेकंड इन कमांड था देवजी, और उसने अगर सरेंडर कर दिया तो बड़ी चोट है। आपको बताएं, कुछ बड़े नक्सली जिन पर अगले 37 दिनों में एक्शन करने की प्लानिंग है, सुरक्षा बल जरूर कर रहे होंगे। कौन कौन से वो नक्सली हैं हम आपको बता देते हैं। अब इनमें जो सबसे पहला नाम है वो आता है गणपति का। गणपति को संगठन का बड़ा प्लानर कहा जाता है नक्सली हलकों में। इसके अलावा मिशिर बेसरा जो ईआरसी प्लानर है, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। और तीसरा जो नाम आता है, ये तीन बड़े नाम है बस, तीसरा नाम आता है पापा राव, बड़ा नक्सल कमांडर है। तो ये वो तीन नाम हैं जिन पर अब निगाहें टिकी हैं कि या ये सरेंडर करेंगे या फिर हो सकता है सुरक्षा बलों के अभियान में ये उसके दायरे में आ जाए। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से टॉप नक्सली कमांडर हैं जो पिछले साल मारे गए थे। इनमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है माडवी हिडमा का। हिडमा जो कि नक्सलियों की हथियारबंद यूनिट है, उसका कमांडर हुआ करता था, सारे ऑपरेशंस को लीड किया करता था, उनकी प्लानिंग बनाया करता था। दूसरा नाम आता है बसवराजू का। वो जैसा कि पूरे के पूरे संगठन को लीड कर रहा था, उसके जाने के बाद एक स्पेस, एक वैक्यूम हुआ जिसको देवजी ने भरने की कोशिश की, लेकिन देवजी खुद सरेंडर कर चुका है। जयराम उर्फ चलपति, सुधाकर, भास्कर, रेणुका, गर्जला रवि, ये तमाम वो लोग हैं जो नक्सली अभियान में उसके दायरे के अंदर आ गए। कई लोग सवाल करते हैं कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं। यह लगातार चर्चा चलती है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने दो टूक कहा था, पूरे डंके की चोट पर कहा था और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि नक्सली अभियान जो उसकी तय डेडलाइन है उससे पहले ही बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब जो आंकड़े हम आपको बताएंगे उसका जवाब इन आंकड़ों में आपको मिल जाएगा। पहले बात करते हैं नक्सली हिंसा की। साल 2000 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले आए थे। साल 2014 से 2024 तक से ये आंकड़े घटकर 7,744 हो गए। यानी 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है। और इस गिरावट का ही नतीजा है कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है। जवानों की शहादत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई। जैसा कि मैं कह रहा था, हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते। आज उन तमाम जवानों को राहत महसूस हो रही होगी, उनके परिवारों को राहत महसूस हो रही होगी कि जिस लड़ाई में वो उतरे थे, वो लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए, यानी 73% की कमी आई। शहादत तो हुई लेकिन कमी बहुत ज्यादा आई, 73% की कमी आई। नक्सली हिंसा में आम लोगों की बात करें, क्योंकि शिकार केवल लोग ही नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके
जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो भी नक्सली हिंसा का शिकार हुए। 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई। क्या कसूर था उनका, लेकिन उनकी जान चली गई। 2014 से 2024 तक 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई। ये वो टाइम पीरियड है जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए अभियान में भी नक्सलियों ने अपनी क्रूरता दिखाई और 1,495 लोगों को मार दिया, यानी 70% की गिरावट हालांकि इसमें दर्ज की गई। ये तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से नक्सली अभियान आगे बढ़ा और कैसे इसमें एक के बाद एक, महीना दर महीना, दिन दर दिन कामयाबी हमें मिलती गई। तो 2000 से 2024 तक के आंकड़े तो आपने देख लिए। अब आपको साल 2025 के आंकड़े बता देते हैं। 2025 एक साल बीते 20 सालों पर भारी पड़ा है। किस मामले में, अब जरा आंकड़ों से आपको समझाते हैं। साल 2025 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया। एक साल में अगर 256 नक्सलियों का सफाया हो जाता है जमीन से, तो कितना बड़ा झटका ये इस पूरे नक्सलवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद के लिए है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने 884 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी उन्हें सफलता मिली। 256 मारे गए, 800 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए। तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1,562 यानी 1,500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया। नक्सली संगठन की सबसे बड़ी यूनिट होती है उनकी सेंट्रल कमेटी, और हमारे जांबाज सुरक्षा बलों ने 2 साल में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के आधे सदस्यों को ढेर कर दिया। बैकबोन, रीढ़ कहा जाता है उनकी सेंट्रल कमेटी को। जब वो रीढ़ ही टूट गई तो फिर कहां से खड़ा हो पाएगा। साल 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य को ढेर किया था, जबकि साल 2025 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 5 सदस्यों को मार गिराया। तो कंपैरिजन साफ बताता है कि किस तरीके से लगातार हमें कामयाबी मिलती चली गई। अब हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा नैतनियाल सर के पास। सर, आपने तो जमीन पर रहकर उस संघर्ष को देखा है, आपने जमीन पर रहकर उस खून खराबे को देखा है जिसमें मासूम लोग मारे गए, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई, और आज देव जी का सरेंडर कर देना, क्या यह माना जाए नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है? आपके सब जो दर्शक हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो कामयाबी मिली है ये बहुत बड़ा कामयाबी है हमारे लिए, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी था और उसके अलावा काफ़ी देर से ये नज़र नहीं आ रहा था। इसके बारे में पहले ये भी था कि शायद ये इनके आंध्र पुलिस के कब्जे में है। तभी इनके भाई ने आंध्र प्रदेश कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लगाया कि इनके हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगाया कि इनको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उनको जो खबर मिली है उसके हिसाब से ये दोनों राजा रेड्डी और ये देव जी, ये दोनों उनके कब्जे में हैं करके। लेकिन पुलिस ने उसको मना कर दिया कि इस तरीके का कोई बात नहीं है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। और अब जो है ये बहुत बढ़िया खबर है कि इन लोगों ने खुद ही सरेंडर किया। देव जी पहले जो सरेंडर कर रहे थे उनको कह रहे थे ये सब गद्दार हैं जो माओइस्ट मूवमेंट छोड़ के जा रहे हैं, और उनको ये भी इन्होंने हिदायत दी कि जब भी सरेंडर करें तो मेहरबानी करके जो पैसा था वो वापस दिया जाए इन लोगों को, और हथियार भी वापस करके फिर वो सरेंडर करें। लेकिन अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि खुद ही सरेंडर कर रहा है हथियारों के साथ। इनके साथ और भी जो 16 व्यक्ति हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि माओइस्ट जो मूवमेंट है बिल्कुल खत्म ही हो गया। अब ये आगे कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ अभी 2-3 बच्चे हुए, ये भी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में सरेंडर कर देंगे। एक न्यूज में तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि एक जो गणपति है जो पहले इनका सेक्रेटरी होता था, उसने वो यहाँ से विदेश भाग गया करके। लेकिन कितनी सच्चाई इसमें है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो काफी बुजुर्ग भी था और काफी दिनों से बीमार भी पड़ा था वो, हो सकता है वो कहीं निकल गया हो और अब उसका कोई माओइस्ट के इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी दो हैं मिसिर बिसरा,
भी जल्दी पकड़ा जाएगा और पापा राव भी। जी इनको भी पता है कि ये जल्दी मारे जाएंगे, उससे अच्छा ये सरेंडर कर दें। आता तो हूं सर ये आपके जो पास, डॉक्टर पीके मिश्रा का यहां पे मैं रुख करना चाहूंगा। पीके मिश्रा सर, शुभकामनाएं आपको भी कि आज इस मुकाम पर नमस्कार। हम पहुंचे हैं, और जाहिर सी जय बात हिंद। है, खुशी की बात होगी आपके लिए भी, क्योंकि जवानों बिल्कुल। का संघर्ष, जवानों की कुर्बानियां आपने भी देखी, हमने भी देखी। बड़ा दिल दुखता था जब ये सब घटनाएं हम देखते थे, खबरें आती थी, मन महसूस के रह जाते थे कि आखिर कब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है 37 दिन डेडलाइन में बाकी हैं। क्या आपको लगता है 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, उससे पहले ही हम वो झंडा बुलंद कर देंगे कि नक्सलवाद भारत से खत्म हो चुका है, उसका खात्मा हो चुका है? अनंत, बिल्कुल आपने जो बता रहा है, नक्सल मुक्त भारत, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर बताए हैं, वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से अबुस्पार दंडकारण्य सरंडा के अंदर हमारे सीओपी अंदर घुस के हम अपना पोस्ट बना के रखे हैं, जिस तरीके से सैटेलाइट और ड्रोन से उनका इंटेलिजेंस रखा जाता है, जिस तरीके से फर्स्ट पीएलजीए के बटालियन हिडमा, देवजी हिडमा को मारा गया, जिस तरीके से वेणुगोपाल सरेंडर किया, जिस तरीके से बासवा राजू वाज किल्ड, और जिस तरीके से वहां पर कराईगुट्टा हिल में 21 दिन का ऑपरेशन चला और 32 नक्सलाइट्स मारे गए, इससे पता लगता है किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। और ये जो देवजी थे, देवजी भाई तो ठीक है, इनको ये जहां भी मूवमेंट कर रहे थे उनका मूवमेंट पता लग जाता था। ये लास्ट एक महीना देवजी के पीछे पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगे हुए थे, इनका पूरा मूवमेंट पता लग रहा था, और उन्हें पता था या तो वो सरेंडर करेंगे या तो वो माधवी हिडबा जैसे ऊपर जाएंगे। इसके लिए ये जो नया सेक्रेटरी जनरल टिपरी तिरुपति एलियास देवजी, इनके और कोई बस नहीं रहा, और वो 16 नहीं 20 नक्सलाइट्स के साथ, पूरा वेपन के साथ उन्होंने मुलुगा पुलिस स्टेशन में, आसिफाबाद में अपना तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किए हैं, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। अब फर्स्ट पीएलजीए बटालियन का कमांडर जब हिडमा मारा गया, उनका बैकबोन टूट गया था। अब रह गया भी गणपति। अभी मैं सुन रहा था, हमारा एक्स आईजी सीआरपीएफ बता रहे थे, गणपति जो है वो हिडमा का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। गणपति जो है वो देवजी का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है, और गणपति जो है कोई भी ऑपरेशन नहीं चला सकता है। तो जो है इनका ब्रेन जा चुका है देवजी के साथ, और इनका बैकबोन टूट चुका है अपना बासवा राजू और वेणुगोपाल और हिडिमा के साथ। और इनके जितने वेपन्स थे, तकरीबन 90% वेपन्स अभी ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है, और इनका पास रह गया इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो भी लगातार पकड़े जा रहे हैं सर, वो भी पकड़े जा रहे हैं, उसमें लगातार पकड़ा जा रहा है, उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। और ये कभी भी हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सामने ये कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, उनको एम्बुश नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, जिस तरीके से अबुस्मार और सरंडा में ये लोग दंडकारण्य में ऑपरेशन कर रहे थे, और आप देख लीजिए कराईगुट्टा हिल में 21 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का एरिया, और वहां पर वेपन बनाने का लेथ मशीन भी था। ये पूरा एरिया उनके कब्जे से जा चुका है। वहां पर हमारे सीआरपीएफ के जवान बैठे हैं। मैं सीआरपीएफ के जवान को सैल्यूट करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, तेलंगाना में, आंध्र में, इंटर स्टेट बॉर्डर में, जिस तरीके से सीआरपीएफ और हमारा आईआरबी और हमारा जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन किए हैं, इनको मैं सैल्यूट देता हूं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बताया है 31 मार्च, ये बिल्कुल होगा और होने जा रहा है। देवजी के बाद मैं क्लियरली बता रहा हूं, इनका ब्रेन खत्म हो गया, इनका वेपन्स खत्म हो रहा है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो भी पापा और वो बचे हैं, या तो वो मारे जाएंगे या तो वो सरेंडर करेंगे।
आता हूं सर आपके पास। मैं बाबूलाल शर्मा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार। सर, कहावत है हाथी निकल गया पूंछ रह गई, क्या ये यहां पर अब ये कहना ठीक होगा कि हाथी तो निकल चुका, बस पूंछ रह गई है, वो भी जल्दी निकल जाएगी? पहला सवाल। दूसरी बात, ये जो कितनी बड़ी कामयाबी हमें लगातार मिली है पिछले साल में, क्या माना जाए इसकी शुरुआत कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों से हो गई थी, जब हमने वहां पर कब्जा कर लिया था, नक्सलियों को वहां से खदेड़ दिया था? देखिए, जो सक्रियता इस वक्त फोर्स की दिख रही है लगातार, वो अभूतपूर्व है। इसके पहले कभी ऐसा होता नहीं था। हम हमेशा ये सुना करते थे कि जवानों की शहीदी हुई, आए दिन खबर आती थी जवानों की शहीदी हुई, लेकिन अब हम आए दिन ये सुनते हैं कि नक्सली मारे गए। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस क्षेत्र में दिखने में आया है कि जिसमें जवानों की शहीदी हुई है कम और नक्सलियों की मौत हुई है ज्यादा, और सरेंडर की जो परसेंटेज है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। निश्चित रूप से जो है कोई ना कोई ऐसा वातावरण वहां बना है जिसकी वजह से जो है पूरे नक्सली कौम जो है वो हताश हुई है। और जिस तरीके से देवजी पटेल ने अभी जो सबसे बड़ा माने दिमाग था नक्सलियों का, उसने जो सरेंडर किया है, ये एक ऐसा संकेत है, बड़ा संकेत, कि कहीं ना कहीं जो है वो इतने हताश हो चुके हैं कि अब बस मौके की तलाश में है किस तरह से हम सरेंडर करें या हम मारे जाए वाली स्थिति है। तो जो सरेंडर करेंगे तो वो स्कीम में आएंगे, और जो सरेंडर नहीं करेंगे वो मारे जाएंगे। या तो करो या मरो, दोनों की स्थिति स्पष्ट है। और देखिए, जिस तरीके से जवानों की सक्रियता है, मुझे लगता है कि जो 31 मार्च 2026 का स्लोगन दिया हुआ है, वो निश्चित जो संकल्प किया हुआ है, निश्चित रूप से मुझे लगता है, मुझे उम्मीद बन गई है, पूरी की पूरी उम्मीद बनी है। आज के पहले ऐसी उम्मीद कभी हुई नहीं थी, तो ऐसी उम्मीद बन चुकी है कि ये जो डेडलाइन है उसके पहले ही ऐसा एक वातावरण बन जाएगा जिसमें हम जो है नक्सल क्षेत्र के अंदर में आगे बढ़ सकेंगे विकास के रास्ते पर, और ये नक्सली का अता पता जो है वो हमको नहीं दिखेगा। ये मुझे लगता है 2-3 लोग बचे हैं बड़े लोगों में। देवजी बड़ा, बसवराजू बड़ा था, हिडमा बड़ा था, देवजी बड़े थे, ये खत्म हो गए। अब जो 2-3 बच्चे, गणपति है, पापाराव है और एक और है, तो उनके में और कुछ बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं अब आज के दिन इससे नक्सलियों से। तो उस स्थिति में जो है मुझे लगता है कि 1-2 लोग और जो है उनसे भी कहीं ना कहीं, हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री ने कहा है कि हमारी चर्चा चल रही है, तो उसका भी बड़ा गहरा महत्व है। चर्चा चल रही का महत्व बहुत गहरा है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी सरेंडर कर देंगे, ऐसा मुझे लगने लगा है। और देखिए, एक चीज जिसमें खतरा जरूर नजर आ रहा है कि जितने संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उतनी संख्या में हथियार सामने नहीं आ रहे हैं। और अभी हाल हमने खबर पढ़ी कि छुपाए हुए हथियार जो है किसी की बताए अनुसार जमीन से खोद कर निकाले गए। मतलब ये कहीं न कहीं जमीन में हथियार गाड़ कर आ रहे हैं। तो ये एक खतरा जो है भविष्य के लिए मुझे दिखता है। चलिए, महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। हालांकि जो मिश्रा सर हैं, वो उनका कहना यह था कि मैक्सिमम हथियार जमा हो चुके हैं। मिश्रा सर से इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अब रुख करना चाहूंगा हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली का। पंकज भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज के पास भी चलेंगे। ये हमारे वो संवाददाता है हमारी टीम के जो लगातार ग्राउंड पर नक्सलवाद से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है तब के हालात जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, और अब के हालात जब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जुल्फिकार, सबसे पहले तो आपके पास ही आना चाहूंगा। पिछले दिनों जो अभियान चला नक्सलियों के खिलाफ, उसमें नक्सलियों ने सरेंडर किया, नक्सली मारे गए, पुनर्वास योजना में आए, और अभी हम देख रहे हैं कि उनके स्मारकों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। ये तो हो गया नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान, लेकिन जमीन पर आप इसका क्या असर देख रहे हैं? जब नक्सलवाद सिकुड़ता जा रहा है तो वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि लगातार विकास के कार्य भी हो रहे हैं, लगातार ग्रामीणों को भी सामने लेकर आया जा रहा है। तो तब के और अब के हालात को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और आज हम इस मुकाम पर अगर खड़े हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, तब के हालात और अब के हालात पे देखें तो पहले जो आदिवासी अंचल में अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका भरोसा सुरक्षा बलों ने नहीं जीता था। लेकिन बीते अब ये कहें कि 2024 से जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है,
उसके बाद से लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और सटीक इन्फॉर्मेशन के तहत चले, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, तो अंदरूनी इलाके के लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा जो है वो सुरक्षा बलों पर कायम हुआ है, जिसका असर ये हुआ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो सटीक इन्फॉर्मेशन आई है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, जिसमें बड़े लीडर जो है माओवादियों के वो मारे गए। अब जो देवजी का जो सरेंडर है उसे इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी मुश्किल से 40 दिन बचे हैं, और ऐसे में जो माओवादियों का जो टॉप लीडरशिप है उसमें से 3 से 4 जो टॉप लीडर्स हैं वो ही बचे हैं, उनमें से एक देवजी था। अब उसके सरेंडर करने के बाद, ये मैसेज जाने के बाद माओवादी संगठन के बीच में कि देवजी जो एक बहुत बड़ा प्लानर था माओवादी संगठन का, और इसके ऊपर करीब करीब 150 से ज्यादा हत्याएं जो है सुरक्षा बलों की करने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आरोप है, और अलग अलग जो मुठभेड़ हुई है और जितने एम्बुश लगाए गए हैं उनमें देवजी का एक बड़ा हाथ रहा है। अब जब उसकी सरेंडर करने की बात आई है, तो अब जितना कैडर बचा है वो कहीं ना कहीं अब हतोत्साहित और होगा, और जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के नजदीक जो है सुरक्षा बल और हम पहुंच चुके हैं। अब ये कहा जा सकता है कि उन अंदरूनी इलाकों में विकास भी पहुंचा है, और संचार के जो माध्यम है वो भी अंदरूनी इलाके में पहुंचे हैं, जिसका नतीजा हम आज देख पा रहे हैं कि बस्तर जो खासकर छत्तीसगढ़ का माओवाद का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, वो माओवाद से के चंगुल से बाहर आता नजर आ रहा है। अब मुश्किल से 15 से 17% ही एरिया जो बचा होगा जो माओवादियों के कब्जे में होगा। नहीं तो पहले ऐसे था कि बस्तर के ज्यादातर जिले जो है, चाहे वो कांकेर हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, सुकमा हो, नारायणपुर, इनके जो अंदरूनी इलाके हैं वो माओवादियों का गढ़ कहा जाता था। 2 साल पहले तक ये कहा जाता था कि ये किला जो है माओवादियों का अभेद किला है, लेकिन उसे भी अब भेद लिया गया है। अब अंदरूनी इलाकों में जो सुरक्षा बलों के कैंप हैं वो स्थापित हो चुके हैं, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसका नतीजा आज हम देख पा रहे हैं कि माओवादी अब बड़ी संख्या में आने वाले वक्त में जितने भी बचे होंगे, हो सकता है उनमें बहुत बड़ी संख्या सरेंडर भी कर दे। जी पंकज का मैं यहां पे रुक करना चाहूंगा। पंकज, जब नाम आता था अबूझमाड़ का, तो ये नाम ही काफी था ये बताने के लिए कि वहां पर उस इलाके को समझना, उस इलाके में जाना कितनी बड़ी चुनौती है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये नक्सली ही थे। आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि निर्भय होकर, निडर होकर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, एक आम आदमी, भारत का नागरिक उस अबूझमाड़ के इलाके में जा सकता है स्वतंत्र रूप से, या अभी भी पैचेस के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर डर बना हुआ है? जरा बताएं इसके छत्तीसगढ़ की जमीन को लेकर खासकर, कि क्या छत्तीसगढ़ की जमीन के एक बड़े हिस्से से जहां पर इन नक्सलियों का कब्जा होता था वो वहां से हट चुका है? देखिए अनंत, मैं बता दूं कि जो अबूझमाड़ का इलाका है कभी नक्सलियों की राजधानी माना जाता था, आज वहां पर स्वतंत्र होकर के आम नागरिक जा सकता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस नक्सलवाद की लड़ाई में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है, उस पॉइंट को आप याद रखिए। यह टर्निंग पॉइंट है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था। उसके बाद लगातार इस बात को लाखों बार दोहराया गया, जिसके बाद एक टारगेट सेट हो गया, एक टास्क जवानों के लिए सेट हो गया कि इस लाइन के पहले ही नक्सलवाद को खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। 80 के दशक से बड़ा हुआ नक्सलवाद 20 सालों में अपने पैर जमाता है, और 2000 से 2015 तक इतनी घटनाएं करता है, जिस तरीके से आपने आंकड़ा बताया हमारे दर्शकों को कि लगभग 850 जवान 10 सालों में अपनी शहादत दे चुके हैं। वहीं पर जो 2014 से 24 के बीच में 500 जवान के आसपास शहादत दी। तो ये जो शहादत था, ये शहादत का सिलसिला मात्र जो लगातार चल रहा था, सरकार ने निर्णय लिया कि नक्सलियों को जड़ से उखाड़ के ही फेंक देना है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वो इलाका, जिन इलाकों में मैं काम करता हूँ, बस्तर का इलाका, मैंने देखा है कि यहाँ की हवाएं भी नक्सलवाद से कूच करके मूव करती थी। अब उसी नक्सलवाद को 6 महीने से 7 महीने के अंदर में इस तरीके से उखाड़ के फेंक दिया गया है कि नक्सली ये जानते हैं कि अगर वो 31 मार्च तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तो सरकार बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाएगी, और जो नक्सली बचे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये डेडलाइन का ही सबसे बड़ा खेल है कि इस डेडलाइन से नक्सली भय खाए हुए हैं। ये मनोवैज्ञानिक जीत भी है, सरकार की भी है और उन जवानों की भी है जो इस लाइन को पकड़ के चल रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद इस देश से ही समाप्त कर देना है। आज भी देवजी और संग्राम जैसे सीसीएम कैडर के नक्सली ने सरेंडर किया। आप सोच लीजिए कि जब शीर्ष कैडर का नक्सली सरेंडर करता है तो नीचे के तबके में कोई जान नहीं बचती, वो बेजान हो जाता है, क्योंकि उनका एक रणनीतिकार तबका है। इसी तरीके से लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जो 31 तारीख की जो डेडलाइन दी गई 31 मार्च की, उससे बहुत पहले 15 दिन पहले ही नक्सलवाद पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो जाएगी। जी, मैं नथानियल सर का यहां पर रुक करना चाहूंगा। सर,
जैसा कि अभी पंकज ने एक बात यहां पर कही, इंपॉर्टेंट बात है कि जब देवजी जैसे कद का नक्सली सरेंडर करता है तो ना ये केवल बाकी निचले कैडर को वैचारिक रूप से तोड़ता है, उनके मनोबल को तोड़ता है, उनका जो इरादा है उसको तोड़ता है, उनका जो कमिटमेंट है विचारधारा के प्रति, मूवमेंट के प्रति, उसमें भी कहीं ना कहीं दरार आती है। अगर इस लिहाज से चीजों को तौलें तो ये नक्सलवादी का सरेंडर करना, बड़े नक्सलियों को सरेंडर करना, ये एक तरीके से तमाम नक्सलियों को इशारा माना जाए इसे कि आप भी हथियार डाल दीजिए, अब आगे लड़ाई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नहीं है कि देवजी के सरेंडर से बाकी जितने भी कैडर थे उनको ये खबर पहुंच गई है कि आप भी सरेंडर कर दो वरना बुरे मौत मारे जाओगे। और इसके अलावा अभी हाल ही में कोबरा और सीआरपीएफ के तकरीबन 2000 जवान अब ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, जो कि KGS-2 बोला जा रहा है, कारेगुटा हिल्स नंबर 2। तो ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है 2000 जवानों के साथ, इसमें कहीं ना कहीं उनके मारे जाने की पूरी संभावना है। अब वो ज़्यादा छुप नहीं सकते। जो इंटेलिजेंस हमें मिल रहा है वो इतना तगड़ा इंटेलिजेंस मिल रहा है कि ये कहीं पर भी शरण लेते हैं तो वहां पे फोर्सेस पहुंच जाती है और इन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है जी। तो इससे इनका मोरल तो पहले से ही काफी डाउन है। अब वो भागने के चक्कर में रहेंगे कि कहीं ना कहीं छुपने के लिए जगह मिल जाए, और ये जो है फोर्सेस इनको खोज निकालेगी और या तो ये मारे जाएंगे या ये खुद अपने आप सरेंडर करेंगे। इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं बचा। जी मिश्रा सर, आपके पास आता हूं। एक तो जो हथियारों की बात बाबूलाल शर्मा जी ने उठाई थी कि हथियार पूरी मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं, उन हथियारों को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये एक टेंशन का पॉइंट है। एक तो इस पर आपका नजरिया, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये, दूसरा सवाल जो मेरा आपसे है वो ये कि पहले हमने देखा था ये जो नक्सली हैं, सीमावर्ती जितने राज्य हैं, 5-7 राज्य जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से झारखंड भाग गए, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना भाग गए, आंध्रा में घुस गए, महाराष्ट्र में घुस गए। तो ये जो मूवमेंट है, अगर हम इस अभियान की विशेषता देखें तो मुझे लगता है कि वो जो चेन थी, वो जो उनका रूट था, उसको भी यहां पर कट कर दिया गया। उसमें बड़ा योगदान इस बात का है कि एक संगठित एफर्ट केंद्र के नेतृत्व में ये चल रहा था, जिसमें तमाम राज्य सरकारों ने सहयोग दिया। अनंत, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, वेपन्स के बारे में मैं फिलहाल बताऊंगा, लेकिन उसका पहले बताना चाहते इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ऑफ नक्सल ऑपरेशन, ये बहुत जोरदार हुआ है। आप देखिए, जब VC शुक्ला जी का, जब कांग्रेस का पूरे लीडर्स वहां पर खत्म कर दिया गया था 2021 में, मैं वहां पर उसके बाद गया था और उन्होंने सुकमा और तुलसी डोगरी होकर के उन्होंने उड़ीसा मलकानगिरी को चले गए थे। एंड दिस वाज द रूट, दे क्लियरली वेरी नाइसली उन्होंने अपना छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके मलकानगिरी, कोरापुट, उड़ीसा को चले गए थे, क्योंकि हमारा इंटरस्टेट बाउंड्री जो है उसमें इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था हमारा दोनों स्टेट के बीच में। अब आपको मैं लेके चलता हूं कराईगुटा हिल में। अब कराईगुटा जो नंबर 2 का अभी आईजी साहब बता रहे थे कि नंबर 2 वहां पर ऑपरेशन होने जा रहा है। जो पहला कराईगुटा ऑपरेशन जब हुआ, आप देखिए उसमें कम से कम 5 से 7 हजार ट्रूप्स गए थे और कराईगुटा के चारों तरफ जितने ट्रैक्स था सब में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया गया था। एक भी वहां पर इंजुरी नहीं हुआ हमारे जवान का। और दूसरा है, उनका जो वेपन मशीन था, वेपन बनाने का मशीन, लेथ मशीन, वो रिकवरी किया गया। उनका जो 2 साल का वहां पर ड्राई रेशन था वो रिकवरी किया गया। उनका जो 4 ट्रेनिंग सेंटर था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ट्रेनिंग सेंटर था, उसको स्माश किया गया। 120 बंकर को वहां पर डेमोलिश किया गया और वहां पर 32 नक्सलाइट्स मारे गए। वहां से हिडमा जो वहां से निकल के चला गया था। लेकिन उसके बाद जब वेणुगोपाल ने सरेंडर किया, वेणुगोपाल ने खुद ही बताया था कि आप लोग को सब सरेंडर करना चाहिए, लेकिन हिडमा ने माना नहीं। हिडमा के मदर सुकमा में जो थी, उन्होंने हिडमा को बताया, मैसेज दिया कि आप सरेंडर करो, लेकिन हिडमा नहीं माना, जिसके लिए वो मारा गया। अब ये समझ गया था देवजी कि हिडमा जैसे मरना से अच्छा है कि मैं वेणुगोपाल जैसे सरेंडर कर जाता हूं। अब ये जो है सरेंडर, सबसे बड़ा सरेंडर रहा वेणुगोपाल के बाद और हिडमा मरने के बाद जो छत्तीसगढ़ में सरेंडर हुआ। 100 से ज्यादा नक्सलाइट सरेंडर किए थे। मैंने आपको
आज का बता रहा हूं, आज जो 20 नक्सलाइट सरेंडर किए हैं देव जी के साथ और संग्राम के साथ, 20 के पास हथियार है, विथ वेपन्स आए हुए हैं। जो वहां पर हमारा इसके बाद वेणुगोपाल सरेंडर करने के बाद छत्तीसगढ़ में जो सरेंडर हुआ उसमें भी हथियार आया हुआ है, और जितने हथियार वहां पर कराईगुटा हिल में था वो उस पूरे के पूरे हथियार वहां पर सीज किया गया था। तो इनका हथियार जो है बहुत जी। कम हो रहा है। डेफिनेटली ये जी। नहीं कि मैं बता सकता हूं कि हथियार उन्हें छिपा करके नहीं रखे हुए, डेफिनेटली हथियार अलग अलग जगह पर छिपा के रखे हुए हैं, लेकिन हथियार जो है जैसे पाकिस्तान का जो मिलिटेंट्स आकर के हमारा कश्मीर में हथियार छिपा करके रखे हैं, काफी जंगल ऐसा है जहां पर उन्होंने गुम हो चुके हैं और वो हथियार नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। एक केस में जब वहां पर अल फरान का चीफ को मैंने पकड़ा था और अल हरकतुल अंसार का चीफ को मारा था, अबू गाजी को मैं खुद मारा था, उसमें काफी हथियार अनंतनाग रिजर्व फॉरेस्ट में मेरे को खुदाई करने से मिला, जो कि उन्होंने भूल गए थे। लेकिन वो वहां से जो है मसेब, उनका जो मेजर मसेब जो पाकिस्तान का, वो हमको लेकर के गया और वहां पर हमने गड्ढे से निकाले। तो ऐसा वेपन्स जरूर है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन जरूर हमें मिलेगा। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, फर्स्ट पीएलजीए का जो कमांडर हिडमा बाडवी हिडमा मरने के बाद उनका ऑपरेशनल कमांडर कोई नहीं रहा। गणपति और पापा राव लीड नहीं कर सकते ऑपरेशनल ग्रुप को। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं आपके पास बाबूलाल शर्मा जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, अगर पिछले दिनों की हम बात करें जो बड़े बड़े नक्सलियों के सरेंडर हुए हैं, इसमें एक बात और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नजर आती है, वो ये आती है कि इन्होंने एक ही जगह जाकर सरेंडर नहीं किया। किसी ने तेलंगाना में किया, कोई महाराष्ट्र में सरेंडर करने पहुंचा, किसी ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं? सुरक्षा के हिसाब से है, जहां वो सुरक्षित महसूस करते हैं वहां सरेंडर करते हैं जी। और उनको असुरक्षित अगर महसूस होता है कि भैया हम सुरक्षा हमको नहीं मिल पाएगी और हम मारे जा सकते हैं, तो वहां वो थोड़ा रुक जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो है, मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग सभी नक्सली, जितने भी नक्सली है, सबकी मानसिकता में ये आ चुका है कि अब हमको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी और बातें ऐसी हैं जिनसे उनको डर भी लगता है, तो उस कारण से क्या इसमें जो स्कीम्स चलाई गई हैं, क्योंकि हर राज्य की जो पुनर्वास स्कीम है उसमें शायद थोड़े से अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो क्या वो स्कीम्स को देखकर भी ऐसा इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं ऐसे कि इस राज्य में नहीं इस राज्य में? हाँ, बिल्कुल 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 बहुत सारी चीजों को उनको ध्यान में रखना पड़ता है और सुरक्षित सरेंडर हो जाए इसका प्रयास मुझे लगता है कि जो बच गए हैं वो भी कर रहे हैं। और जैसा कि विजय शर्मा जी ने कहा, गृह मंत्री ने हमारे राज्य के, उन्होंने जो कहा कि हमारी चर्चा चल रही थी, ये भी एक साधारण बात नहीं है जी, साधारण बात नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं जो है लिंक में है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से सुरक्षित रूप से जो है सरेंडर कर दें। जो इसीलिए जो है यही सारी चीजें देख करके जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को तस्दीक कर दिया है, संकल्प बताया है कि 21 मार्च 2026 को सारा हम समाप्त कर देंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसी उम्मीद बन गई है। बाबूलाल जी, आपको माफी के साथ रोकूंगा, मेरे दो संवाददाता हैं, फटाफट उनके पास जाएंगे। पंकज 30 सेकंड, जुल्फिकार आपके भी 30 सेकंड, क्योंकि एक ही मिनट का समय है। आपसे पंकज, क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि छत्तीसगढ़ में अभी एक्टिव नक्सली कितने हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? सकते हैं छत्तीसगढ़ में कितने एक्टिव नक्सली हैं। सबसे पहली बात तो एक पापा राव बचा हुआ है और उसके साथ में एक दो एसीएम कैडर के नक्सली हैं जो अभी यहाँ बस्तर में बचे हैं, और इसी तरीके से एक और हैं जो दामोदर, वो बचे हुए हैं, और मात्र 2, 3, 4 ही नक्सली बचे हैं जो बड़े कैडर के हैं। बाकी ऐसे अगर बात करेंगे तो उनके संगठन के कई छोटे मोटे लोग होंगे जो अभी भी अंदर में होंगे, मगर वो इस कैडर के नहीं है जिनका नाम गिना जा सके। जी जुल्फिकार, सरकार ने पुनर्वास योजनाएं चलाई हैं, उन पुनर्वास योजनाओं के तहत उसका दायरा क्या है, किस रूप में है, और क्या उसके दायरे में जो नक्सली गए हैं उनको लेकर किस किस्म की उसका एग्जीक्यूशन वहां पर किया जा रहा है? क्योंकि ये बातें भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है नक्सलियों के दिमाग में ये हो कि कहीं झांसा तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी जाना चाहिए कि योजनाएं जो चलाई गई हैं उसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार की जो नक्सल नीति आई थी, नई नक्सल नीति, उसके तहत कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे कि अगर कोई भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ता है और उसके कैडर के अनुसार उससे सरकार लाभ पहुंचाएगी।
तो इसमें ये था कि उनको घर भी देना है, उनको इसका डेवलपमेंट भी करना है और इसके साथ साथ इंडस्ट्री में अगर वो उद्योग लगाना चाहें तो उसमें भी सरकार उनकी मदद करेगी। तो ये तमाम जो आर्थिक सुविधाएं उनको दी जानी थी। हालांकि ये जरूर है क्योंकि अभी डेडलाइन रखी है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो उस लक्ष्य में आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं तो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करना है, क्योंकि वो एक विचारधारा से चलकर आ रहे हैं और उस विचारधारा को पूरी तरीके से छोड़े और धीरे धीरे उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। तो सरकार की जो नीति है वो काफी लुभावनी है और कारगर है। अगर उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा तो जो लौट कर आ रहे हैं तो उनमें से अधिकांश ये है कि उनकी विचारधारा बहुत तेजी से कमजोर आने वाले वक्त में जरूर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, हमारे संवाददाताओं का इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने के लिए, नजरिया सामने रखने के लिए। तो बहुत करीब हैं नक्सलवाद पर पूरी तरह फतह हासिल करने के हम। केवल 36-37 दिन की डेडलाइन का जो समय है वो बचा है और जिस तरीके से सरेंडर हो रहा है उससे यही लगता है कि उससे पहले ही हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे।